नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। पर्यावरण की सीरीज में यह हमारा छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट रहेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की हमारी ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है। इन सभी प्रश्नों को उस ई बुक में शामिल किया गया है, तो आप चाहें तो स्टोर पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम महत्वपूर्ण सम्मेलन, संस्थाएं और व्यक्ति से संबंधित जो कि पर्यावरण से कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं। और हमेशा की तरह आपको बता दूं कि वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा, जिसको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं आज का हमारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन है और इसी सम्मेलन में एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो यह था 1972 का मानव पर्यावरण सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो 1972 में हुआ था, उसे विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के बाद वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी तथा विश्व के द्वारा पर्यावरण संबंधी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई? तो औद्योगिक विकास के बाद जो हमने पर्यावरण का विनाश किया, तो सतत रूप से विनाश की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972, जिसके बाद से पर्यावरण संबंधी जो कानून के निर्माण की प्रक्रिया थी वैश्विक स्तर पर बढ़ने लगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसमें प्रदूषण के सभी स्रोतों पर विचार किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है 1974 का हेलसिंकी समझौता। तो हेलसिंकी सम्मेलन में हुआ था, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में सबसे पहले तेल तथा अन्य प्रदूषणकारी पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के सहयोग के नियमन पर बल दिया गया? तो इसका सही उत्तर है हेलसिंकी सम्मेलन 1974। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो हेलसिंकी सम्मेलन जो है यह प्रदूषण से रिलेटेड था और इसी कारण से यह महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, पर्यावरण पर 1985 में संपन्न वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1985 में जो वियना सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक पदार्थों से ओजोन की सुरक्षा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन क्षरण समस्या के समाधान की दिशा में पहला प्रयास माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था। और ओजोन परत से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। पृथ्वी के ऊपर हमारे वायुमंडल में एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन संशोधन 1990 तथा कोपेनहेगन संशोधन 1994 के माध्यम से किस प्रोटोकॉल को संशोधित या अपडेट किया गया? तो यह भी इंपॉर्टेंट है और यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लंदन संशोधन और कोपेनहेगन संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन संशोधन तथा कोपेनहेगन संशोधन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है, तो निश्चित रूप से यह जो संशोधन हुआ यह भी ओजोन संरक्षण से ही संबंधित होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1988 के टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस हरित गैस में कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया गया? टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1988। आपको सम्मेलन याद रखना है और सम्मेलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको याद रखना है। एग्जाम में सामान्यतः यही पूछा जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रश्न भी तैयार किया गया है। तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से संबंधित था 1988 का टोरंटो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, और इसी में कटौती करने के लिए सभी देशों से आग्रह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो ब्राजील में हुआ था। तो यह हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास का सम्मेलन के द्वारा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मूल सूत्र क्या था? एक पृथ्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन में पहली बार टिकाऊ विकास की नीतियों को अपनाने पर सभी राष्ट्रों के मध्य सहमति बनी? तो टिकाऊ विकास से आप सभी परिचित होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें विकास की ऐसी प्रक्रिया को अपनाना जिसमें भावी जो पीढ़ी है उनके लिए भी संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। तो टिकाऊ विकास की नीतियों के लिए विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सबसे पहले सहमति बनी सभी राष्ट्रों के मध्य। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि का जन्म हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इस पर UNFCCC नामक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि का जन्म हुआ, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अधिवेशन। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने व ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने हेतु किस नाम से कानूनी दस्तावेज जारी किया गया? तो इस समय कानूनी दस्तावेज जो जारी किया गया उसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उसी की देन है UNFCCC। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रीन हाउस के जो गैस हैं उसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु प्रयास, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है हमारे क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके उत्सर्जन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया। तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सामान्य सा यह शब्द आएगा, न्यूज में भी यह चर्चा में रहता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विकसित देशों की जिम्मेवारी विकासशील देशों की तुलना में अधिक व्यापक है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो मुद्दा है उसमें सभी देशों की जिम्मेवारी बराबर की है कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे रोकने के लिए सभी देश बराबर प्रयास करें। लेकिन जो विकासशील देशों की जिम्मेवारी है वह विकसित देशों की अपेक्षा थोड़ी सी नरम है। नरम इसलिए क्योंकि विकासशील देशों के पास उतने संसाधन नहीं है और विकासशील देश ने तो अभी विकास किया ही नहीं है। तो देखा जाए तो विकसित देशों ने जितना विकास किया उसी का तो देन है, उसी का तो परिणाम है कि आज जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने की जिम्मेवारी सभी देशों की है, लेकिन उस जिम्मेवारी में भी थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड कर दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और इसमें अपेक्षाकृत जो विकसित देश है जैसे अमेरिका जैसे जो विकसित देश है, यूरोपियन जैसे जो देश जैसे जो विकसित देश हैं उनको ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है। तो इसी को कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित गृह प्रवाह हेतु जिम्मेवार गैसों में कटौती किए जाने संबंधी। तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का याद रखना है और ग्रीन हाउस गैस के जो है गैस हैं उनके कटौती के लिए यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल की अनुसूची 1 किन देशों पर बाध्यकारी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 1 जो है विकसित और औद्योगिक देशों पर बाध्यकारी है। तो कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने देखा उसी के तहत अनुसूची 1 बनाई गई है और विकसित देशों की कुछ जिम्मेवारी सुनिश्चित की गई है और यह जिम्मेवारी उनके लिए बाध्यकारी है। आगे बात करते हैं, पर्यावरण संबंधित किस सम्मेलन को पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा जाता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में जो हुआ था, इसे पृथ्वी 2 सम्मेलन भी कहा जाता है और पृथ्वी 1 सम्मेलन हमने देखा ही 1992 में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि हरित जलवायु कोष के संगठन पर सहमति मानी जाती है? तो हरित जलवायु कोष से आप सभी लोग परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हरित जलवायु कोष होता क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन कौन सम्मेलन जो 2010 में हुआ था। तो हरित जलवायु कोष की अगर बात करें तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा विकसित एक वित्तीय प्रणाली है। तो आपको याद रखना है यह हरित जलवायु कोष एक वित्तीय प्रणाली है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित संकट को कम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके उद्देश्य को ध्यान रखना है। और हरित जलवायु कोष की स्थापना जैसा कि हमने देखा 2010 में की गई थी। अब यह हरित जलवायु कोष करता क्या है? तो इसको समझने से पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि पर्यावरण से यदि हमें संरक्षण करना है तो उसके साथ साथ हमें विकास को भी बनाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण और विकास देखा जाए तो एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी नीतियां और संतुलित
उपाय अपनाए जाए तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के साथ संरक्षण के साथ साथ विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विकासशील देश ऐसे हैं जिनका विकास देखा जाए तो अभी भी जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है और उनके पास जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो उन्नत तकनीक है वह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उनके पास वित्तीय संसाधन की भी कमी है। तो विकसित देशों की यह जिम्मेवारी सौंपी गई है इस कोष के माध्यम से कि आप विकासशील देशों को पैसा उपलब्ध कराएं ताकि विकासशील देश भी अपने आर्थिक विकास को सतत बनाए रखें और साथ ही साथ ऊर्जा के लिए ऐसी तकनीकों को अपनाएं, शक्ति के लिए ऐसी तकनीकों को अपनाएं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, यानी कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसे अपनाएं। तो निश्चित रूप से स्वच्छ ऊर्जा अपनाएंगे तो अच्छी तकनीक चाहिए, अच्छी पूंजी चाहिए और इसी उद्देश्य के लिए हरित जलवायु कोष का गठन किया गया। तो हरित जलवायु कोष के अगर आप कार्य को देखेंगे तो आपकी जो इस संबंध में जो जानकारी है, जो कॉन्सेप्ट है वह और भी क्लियर हो जाएगी। तो हरित जलवायु कोष के कार्य देख लेते हैं। तो इसका कार्य यही है कि विकासशील देश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी नीतियां हैं, उनके लिए कोष की व्यवस्था करना। तो ये आपको याद रखना है विकासशील देशों के लिए। जैसा हमने देखा अभी कि विकसित देशों की जिम्मेवारी है कि विकासशील देश को वह फंड उपलब्ध कराए। पैसा रहेगा, फंड रहेगा, तभी तो हम नए नए तकनीक अपनाएंगे, अच्छी ऊर्जा तकनीक अपनाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा अपनाएंगे। तो विकसित देशों को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है और इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2020 तक जलवायु के लिए $100 बिलियन की राशि जमा करना। तो बहुत सारे विकसित देश हैं जो अभी तक इसमें पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका भी उनमें से एक है। तो हम बार बार देखते हैं कि अमेरिका के न्यूज़ में हम सुनते ही हैं कि अमेरिका ने जो पेरिस जलवायु समझौता है या बहुत सारे जो जलवायु ऐसे संबंधी जो संधियां हैं उनको वह नकारता है। तो जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ऐसी स्थिति विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो 2020 तक के जलवायु के लिए $100 बिलियन की राशि जमा करने का लक्ष्य था इसमें, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके बाद बात करते हैं इस कोष के माध्यम से ऐसे विकास को बढ़ावा दिया जाना है जिसमें उत्सर्जन कम हो और जलवायु परिवर्तन को झेलने की क्षमता हो और इसी के लिए यह विकासशील देशों को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकने या घटाने में सहायता देता है। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैसों का जो उत्सर्जन है वह कम हो, इसी के लिए विकासशील देशों को फंड और तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी इस कोष के माध्यम से। तो हालांकि उद्देश्य बहुत ही अच्छा था लेकिन अभी तक उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। लास्ट में यह विकसित देशों से धन लेकर विकसित देशों को मुहैया कराने के लिए गठित किया गया। तो हमने समझा हरित जलवायु कोष के बारे में, तो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सम्मेलन को औपचारिक रूप से यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर है Rio+20 सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि पर्यावरण और संस्थाएं और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे संबंधित है। पर्यावरण संबंधी जो संस्थाएं और महत्वपूर्ण व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन से संबंधित महिला जिनके द्वारा महिला मंगल दल का गठन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, महिला मंगल दल का गठन किया गया इनके द्वारा और यह चिपको आंदोलन से संबंधित महिला है। तो इनका नाम है गौरा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरा देवी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर यह है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के हैं सुंदरलाल बहुगुणा और सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी चिपको आंदोलन ही मानी जाती है और गांधी जी के ये पक्के अनुयायी थे। अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान देते थे अपने जीवन में, तो गांधी जी के पक्के अनुयायी थे। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा था। और इसके अलावा बात करें इनके बारे में तो राइट लेवलीहुड अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया था। तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद सुनीता नारायण। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुनीता नारायण का। तो इन्होंने जल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पुरस्कार मिला है जल संरक्षण के लिए स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार सुनीता नारायण को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद जिन्होंने गंगा को प्रदूषण मुक्त एवं निर्मल बनाने के लिए कानून निर्माण हेतु अनशन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया। तो पिछले वर्षों में मतलब 17-18 के आसपास आपने न्यूज़ सुना ही होगा। इनकी चर्चा भी बहुत थी पर्यावरण के क्षेत्र में। तो इनका नाम है GD अग्रवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है और इन्होंने आमरण अनशन किया था कि पर्यावरण जो गंगा है उनको प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। तो अनशन के माध्यम से सरकार पर इन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया था। तो GD अग्रवाल एक IIT प्रोफेसर थे जिन्हें
सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड भी मिला था। और इन्होंने अपनी नौकरी के बाद संन्यास ले लिया और अपना पूरा जीवन जो है गंगा को समर्पित कर दिया। और इस आंदोलन के संबंध में इनकी प्रमुख मांग यह थी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके निर्माण को बंद किया जाए, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं वे नदी की जो अविरल धारा है उसको प्रभावित करते हैं, और जब इस प्रकार की धारा प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से जो नदी का जो नेचुरल जो जन जीवन होता है वह प्रभावित होता है। तो यह हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे सुलभ इंटरनेशनल। तो भारत में देखा जाए तो बिंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, और इनके बारे में यह भी हमें याद रखना है कि जैक सिम और बिंदेश्वरी पाठक के प्रयास से ही 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे निश्चित रूप से कब मनाया जाता है यह भी जानना बहुत आवश्यक है। तो 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे, यानी कि विश्व शौचालय दिवस। तो इनके अथक प्रयासों से यह दिवस जो है वो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध किस मशहूर पर्यावरणविद ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा लोक यात्रा आयोजित की थी। तो वाटरमैन के नाम से जो पर्यावरण प्रसिद्ध हैं उनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इनको देख ले, यही है वाटरमैन, और इनका नाम है राजेंद्र सिंह। आपको याद रखना है, वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है ये। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का मुख्यालय भारत में कहां पर है। तो यह मुख्यालय है दिल्ली में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से जुड़ी भारत की सबसे पुरानी सोसाइटी कौन सी है। तो पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से जुड़ी, और इसका नाम है द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। आगे चलते हैं, खामोशवादी को बचाओ आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है खामोशवादी को बचाओ पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में। तो यह चलाया गया था द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर पक्षीविद का संबंध द मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नामक संस्था से रहा है। तो आप सभी इनसे बहुत ही अच्छी तरह परिचित हो गए। इसके अलावा जो रॉबर्ट 2 फिल्म आई थी उसमें भी इन्हीं को ध्यान में रख के फिल्म बनाई गई थी। तो निश्चित रूप से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हो गए, और इनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही मशहूर है राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो इसके गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती हैं, तो उन पुस्तकों को देख लेते हैं। तो 3 पुस्तक है महत्वपूर्ण इनकी। पहली पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह इनकी ही बुक होगी। नेक्स्ट है हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यह बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के द्वारा रचित की गई है, बर्डमैन ऑफ इंडिया जो सलीम अली है इनके द्वारा। इसके बाद है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा भी गया है। द फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी रचना है। तो बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली की रचना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह स्थित है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है कोलकाता में। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1982 में 1982 में स्थापित द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो यह है देहरादून में। तो ये थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। पर्यावरण से संबंधित और भी अभी प्रश्न बचे हुए हैं तो उन सभी को भी देखेंगे। और इसके अलावा बता दूं कि पर्यावरण से संबंधित इन प्रश्नों को यदि आप PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर इसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।